जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल यादविंद स्मार्ट क्लासेज में। दोस्तों मैं फिर हाजिर हूँ आपके सामने एक नई वीडियो लेके आपके लिए। और आप लोग थंबनेल देख पा रहे होंगे कि आज की हमारी जो क्लास रहेगी वो उत्तर प्रदेश कांस्टेबल 2023 से संबंधित पॉलिटी की क्लास रहेगी, क्योंकि पॉलिटी के हम कुछ प्रश्नों को यहाँ पे आपके सामने डिस्कस करना चाहते हैं। ठीक है, तो बढ़ते हैं अपनी क्लास की ओर। लेकिन उससे पहले मैं आपके लिए जानकारी देना चाहता हूँ कि यूपी पुलिस की वैकेंसी बहुत जल्द आने वाली है। यूपी पुलिस की वैकेंसी के लिए टेंडर प्रक्रिया जो है वो चल रही है। जल्दी ही किसी कंपनी को उसका टेंडर दिया जा सकता है। कंपनी को टेंडर देने के बाद क्या होगा कि नोटिफिकेशन आएगा और आपके फॉर्म फिल होने लग जाएंगे। अभी संभावना ये जताई जा रही है कि अक्टूबर में इस यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम कंडक्ट कराया जा सकता है। उसके बाद दिसंबर में इसके फिजिकल कराने की तैयारी चल रही है। तो आप हमारे यूट्यूब चैनल यादविंद स्मार्ट क्लासेस से जुड़िए और हमने आपके लिए एक यूपी पुलिस का जुनून बैच फ्री ऑफ कॉस्ट चला रखा है। उसके साथ आप जुड़िए और अपनी यूपी पुलिस की तैयारी एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट करिए। ठीक है, तो बढ़ते हैं अपने पहले प्रश्न की ओर। हमारा ये जो पहला प्रश्न है वो क्या है कि संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ था। संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ था। ऑप्शन नंबर ए है इसका सीधे जनता द्वारा। ऑप्शन नंबर बी है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नामांकन द्वारा। ऑप्शन नंबर सी है भारतीय राज्यों के शासकों के नामांकन द्वारा। ऑप्शन नंबर डी है प्रांतीय विधानसभाओं के द्वारा। ठीक है, तो ये पूछा गया है कि हमारी संविधान सभा का निर्माण कैसे हुआ था, यानी संविधान को बनाने वाली जो थी वो कौन थी, हमारी संविधान सभा। तो इसके लिए हमारा जो ऑप्शन सही होगा वो कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी इसका एकदम सही जवाब होगा। क्योंकि प्रांतीय विधानसभाओं के द्वारा संविधान सभा के सदस्यों को चुना गया। और अगर आपसे पूछा जाए कि संविधान सभा में सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी, तो कितनी थी, 389 सदस्य थे। इसमें से एक सदस्य जो चुना जाता था वो कितने सदस्यों पे चुना जाता था, 10 लाख की जनसंख्या पे संविधान सभा का एक सदस्य चुना जाता था। ठीक है, यहां तक आपके ये समझ में आया होगा। आगे दूसरा, निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया। ऑप्शन नंबर ए रेगुलेटिंग एक्ट 1773। ऑप्शन नंबर बी ये पिट्स इंडिया एक्ट 1784, ये पिट है ना, ये पिट्स इंडिया एक्ट है। सी ऑप्शन है आपका चार्टर एक्ट 1813 और डी ऑप्शन है चार्टर एक्ट 1833। ठीक है, तो आप लोग याद रख लें कि कलकत्ता में जो सर्वोच्च न्यायालय की जो स्थापना की गई थी वो किसके द्वारा की गई थी, एक रेगुलेटिंग एक्ट आया था और जो आया था 1773 में, 1773 में, उसी के द्वारा कलकत्ता में 1774 में कब की गई थी, 1774 में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कहां पे की गई थी, कोलकाता में। तो इसका जो सही जवाब होगा वो कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए। आगे आपके लिए एक और प्रश्न, एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा सर्वप्रथम भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था। यह अच्छा प्रश्न है दोस्तों। एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा सर्वप्रथम भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किसमें किया गया था। यह आपके सामने 4 ऑप्शंस दे रखे हैं। तो पहला ऑप्शन है साइमन कमीशन द्वारा, दूसरा ऑप्शन है आपका भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा, तीसरा ऑप्शन है आपका क्रिप्स मिशन के द्वारा और चौथा ऑप्शन है कैबिनेट मिशन के द्वारा। किसके द्वारा, कैबिनेट मिशन है, ये दे रखा है ब्रिटिश कैबिनेट डेलीगेशन के द्वारा। ये भी क्या है, कैबिनेट मिशन है। 1946 में, 1946 में ये भारत आया था। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब होगा वो कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, क्रिप्स मिशन 1942, 1942। 1942 में ये जो क्रिप्स मिशन आया था भारत, इसमें अंग्रेजों ने पहली बार ये स्वीकार किया था कि भारत के लिए एक निर्वाचित संविधान सभा होनी चाहिए। क्या स्वीकार किया था कि भारत के लिए एक निर्वाचित संविधान सभा होनी चाहिए, और ये किस में किया था, ऑप्शन नंबर सी, क्रिप्स मिशन 1942 के द्वारा। ठीक है, दूसरा, आपसे यह पूछा जाए कि भारतीय संविधान सभा का निर्माण किस आधार पे हुआ था। भारतीय संविधान सभा का निर्माण किस आधार पे हुआ था, तो आप याद रख लीजिए कि आपका कैबिनेट मिशन 1946, कैबिनेट मिशन 1946 के आधार पे भारत की संविधान सभा का निर्माण किया गया था। ठीक है दोस्तों, आगे चौथा प्रश्न आपके सामने है, राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी या निर्गत करने की शक्ति प्रेरित है
यानी भारतीय संविधान में राष्ट्रपति को जो अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई है, उस शक्ति को कहां से लिया गया है, ये आपको इस प्रश्न में पूछा गया है। ऑप्शन नंबर एक ए है आपका भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी है आपका ऑप्शन नंबर ए है भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी है भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी है भारत सरकार अधिनियम 1909 के द्वारा। और डी ऑप्शन है आपका भारत सरकार अधिनियम 1947 के द्वारा। तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा या 35 से भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई है। ठीक है। दूसरा, राष्ट्रपति जो अध्यादेश जारी करते हैं वो किस अनुच्छेद में करते हैं? 123 में राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई है। दूसरा, अनुच्छेद 213 में राज्यपाल को, किसको? अनुच्छेद 213 में राज्यों के राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई है। ठीक है। राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति अनुच्छेद नंबर 123 और राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति अनुच्छेद नंबर 213। ठीक है दोस्तों। आगे आगे आपके सामने पांचवा प्रश्न आ चुका है। पांचवा प्रश्न क्या कहता है, इसको समझिए आप लोग। स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर सी राजगोपालाचारी। और ऑप्शन नंबर डी के एम मुंशी। कौन थे? के एम मुंशी। तो आप लोग पहले थोड़ा समझिए, संविधान सभा के अगर अध्यक्षों की बात की जाए, संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है। दूसरे हम अध्यक्ष की बात करेंगे तो वो कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। दोस्तों, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को जो अध्यक्ष बनाया गया था वो कब बनाया गया था? 9 दिसंबर 1946 को। इसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जो अध्यक्ष बनाया गया वह बनाया गया था 11 दिसंबर 1946 को। ठीक है। अब यहां पे आपसे पूछा क्या गया है कि स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष, तो यहां पे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बोला जाता है अस्थायी अध्यक्ष और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बोला जाता है स्थायी अध्यक्ष। क्योंकि डॉक्टर जो सच्चिदानंद सिन्हा थे वो क्या थे? एक बुजुर्ग व्यक्ति थे, उम्र इनकी ज्यादा थी। इस वजह से क्या किया गया कि डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को 9 दिसंबर को तो अध्यक्ष बनाया जाता है, लेकिन इनको जल्दी ही 11 दिसंबर को हटा दिया जाता है और 11 दिसंबर को जो संविधान सभा के अध्यक्ष बनाए जाते हैं वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बनाए जाते हैं। आपसे अगर पूछा जाए कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष, तो आपका ऑप्शन सही होगा डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष तो कौन सही होगा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जब 11 दिसंबर 1940 को संविधान सभा का अध्यक्ष बना दिया गया, तो इसके बाद जब तक संविधान बनकर तैयार नहीं हो गया तब तक संविधान सभा के अध्यक्ष कौन रहे थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद रहे थे। यानी स्वतंत्र भारत के समय संविधान सभा के जो अध्यक्ष थे वह कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो ऐसे करके आपका जो ऑप्शन सही होगा वो कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम सही जवाब होगा। ठीक है। आगे देखिए, आगे है कि भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ था। ऑप्शन नंबर ए 26 जनवरी 1950। ऑप्शन नंबर बी 26 नवंबर 1949। ऑप्शन नंबर सी 11 फरवरी 1948 और ऑप्शन नंबर डी है नन ऑफ दीज, यानी इनमें से कोई नहीं। तो बताइए, यहां पे देखिए थोड़ा समझिए कि भारत का संविधान पूर्ण रूप से क्या पूछ रहा है? वो तैयार पूछ रहा है। दूसरा, 26 जनवरी 1950 में जल्दबाजी न करें। क्यों? क्योंकि 26 जनवरी 1950 को संविधान को क्या किया गया है? लागू किया गया है। लेकिन उससे पहले संविधान बनकर तैयार हो चुका था। कब? 26 नवंबर
1949 को। और इसमें क्या पूछ रहा है वो, भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार कब हुआ था। तो तैयार की पूछ रहा है लेकिन लागू करने की नहीं पूछ रहा है। तो तैयार जो हुआ है वो कब हुआ है, 26 नवंबर 1949 को। दूसरा, अगर आपसे ये पूछा जाए कि भारत का संविधान आंशिक रूप से अंगीकृत, आंशिक रूप से अंगीकृत कब किया गया, तब भी आपका कौन सा जवाब सही होगा, ऑप्शन नंबर सही होगा आपका बी, यानी 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को आंशिक रूप से अंगीकृत किया गया। ठीक है दोस्तों, आगे। किस वर्ष में जनगण मन को किस वर्ष में जनगण मन को भारत का राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया। ये पूछा गया कि जनगण मन जो हमारा राष्ट्रगान है उसे किस वर्ष अपनाया गया। ऑप्शन नंबर ए 1948 1948, ऑप्शन नंबर बी 1949 1949, ऑप्शन नंबर सी 1950 1950 और ऑप्शन नंबर डी है 1951 1951। ठीक है सॉरी, तो याद रख लीजिए 24 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950 को हमारे राष्ट्रगान जनगण मन और दूसरा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम, इन दोनों को जो अपनाया गया वो कब अपनाया गया था, 24 जनवरी 1950 को। तो इसका जो आपका ऑप्शन सही होगा वो कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा, 1950। ठीक है, आगे 8वां प्रश्न आपके सामने है, संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे। यानी ये पूछा गया कि संविधान सभा में झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे। ऑप्शन नंबर ए सी राजगोपालाचारी, ऑप्शन नंबर बी जे बी कृपलानी, ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और ऑप्शन नंबर डी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो आप लोग याद रख लीजिए, झंडा समिति के जो अध्यक्ष थे वह कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। यानी इसका जो ऑप्शन सही होगा वो कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। आगे, संविधान के निम्नांकित में से किस प्रावधान के अंतर्गत भारतीय संसद को नया राज्य बनाने का अधिकार है। यह प्रश्न अच्छा पूछा गया है आपसे कि संसद को नया राज्य बनाने का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत है। ऑप्शंस हैं इसके पास आपके सामने। ऑप्शन नंबर ए है अनुच्छेद 1, ऑप्शन नंबर बी है अनुच्छेद 2, ऑप्शन नंबर सी है अनुच्छेद 3 और ऑप्शन नंबर डी है अनुच्छेद 4। यानी संसद को नया राज्य बनाने का जो अधिकार है दोस्तों वो किस आर्टिकल में है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो एक चीज आप याद रखें, इसका जो सही जवाब होगा वो कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा, यानी अनुच्छेद 3। यानी संसद के पास यह अधिकार है कि वह भारत में जो राज्य हैं उनमें से किसी एक राज्य को 2 भागों में तोड़ के उसमें से क्या बना सकती है, एक नए राज्य का निर्माण कर सकती है। तो संसद को नया राज्य बनाने का अधिकार किस आर्टिकल में है, आर्टिकल नंबर 3। दूसरा, अगर भारत में कोई नया राज्य शामिल हो रहा है या भारत में किसी नए राज्य का एडमिशन हो रहा है, प्रवेश हो रहा है, तो वो किस आर्टिकल में है, उसके लिए फिर आर्टिकल है आर्टिकल नंबर 2। यानी भारत से बाहर का कोई भी हिस्सा अगर भारत में शामिल किया जाता है तो उसको किस आर्टिकल में शामिल किया जाएगा, आर्टिकल नंबर 2 में। लेकिन भारत के अंदर किसी नए राज्य का निर्माण हो रहा है तो वो किस में होगा, आर्टिकल नंबर 3 में। और इसीलिए हमारा ऑप्शन जो सही होगा वो कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम सही जवाब होगा। ठीक है, तो यहां तक आप लोगों के समझ में आ रहा होगा। और अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो कमेंट कीजिए, आपको उसका जवाब मिल जाएगा। आगे, भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है, ये पूछा गया है कि भारत एक गणतंत्र है, लेकिन इसका अर्थ क्या है कि भारत गणतंत्र क्यों है। ऑप्शन नंबर ए, सभी मामलों में अंतिम अधिकार जनता के पास है। ऑप्शन नंबर बी, भारत में संसदीय शासन नहीं है। ऑप्शन नंबर सी, भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। और ऑप्शन नंबर डी है, भारत राज्यों का संघ है। तो आपने 2 शब्द हैं, दोनों को आप देख लीजिए। एक है लोकतंत्र,
और दूसरा है गणतंत्र। और मैं एक बात आपको बता दूं कि भारत लोकतांत्रिक देश है और दूसरा क्या है, गणतांत्रिक देश। यानी भारत लोकतंत्र भी है भारत में और गणतंत्र भी है। लोकतंत्र क्या होता है दोस्तों, कि जनता का जनता द्वारा जनता के लिए शासन। एक अमेरिका के राष्ट्रपति थे जिनका नाम था अब्राहम लिंकन। अब्राहम लिंकन ने यह परिभाषा दी थी किसकी, लोकतंत्र की, डेमोक्रेसी की। क्या दी थी कि जनता का जनता द्वारा जनता के लिए शासन क्या कहलाता है, लोकतंत्र कहलाता है। क्या कहलाता है, लोकतंत्र। दूसरा गणतंत्र क्या होता है, गणतंत्र वहां पे होता है कि जहां का राष्ट्र अध्यक्ष निर्वाचित होता है। अब भारत के राष्ट्र अध्यक्ष की अगर बात की जाए तो राष्ट्रपति हैं, और राष्ट्रपति का भारत में क्या होता है, चुनाव होता है। ऐसा नहीं है कि इस समय जो द्रौपदी मुर्मू जी हैं वह राष्ट्रपति हैं, उन्हीं के परिवार से किसी व्यक्ति को आगे राष्ट्रपति बनाया जाए, ऐसा नहीं होगा। जैसे ही हमारे राष्ट्रपति जी का कार्यकाल कंप्लीट होता है तो इलेक्शन होगा, चुनाव होगा, और चुनाव में जो व्यक्ति जीत के आएगा वो भारत का क्या बनेगा, राष्ट्रपति बनेगा। ठीक है, तो इसका जो हमारा ऑप्शन सही होगा वो कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। क्योंकि भारत में वंशानुगत शासन नहीं है, और जहां वंशानुगत शासन होगा वहां गणतंत्र नहीं होगा। जैसे ब्रिटेन की अगर बात की जाए, इंग्लैंड की, तो इंग्लैंड में वहां का जो हेड ऑफ स्टेट है, राष्ट्र का जो अध्यक्ष है, वो कौन है, वहां की महारानी होगी या वहां का राजा होगा। वहां पे ना तो महारानी का चुनाव होता है ना महाराजा का चुनाव होता है, और वहां पे क्या है, वो एक वंशानुगत शासन है, यानी हेरिडेटरी रूल है। इसीलिए ब्रिटेन में डेमोक्रेसी तो है, लोकतंत्र तो है, लेकिन वहां पे गणतंत्र नहीं है। इंडिया में क्या है दोस्तों, राष्ट्रपति का चुनाव होगा, नया राष्ट्रपति जो बनेगा वो चुनाव जीत कर ही बनेगा, चुनाव लड़ेगा तभी वो राष्ट्रपति बन सकता है। इसीलिए इंडिया में लोकतंत्र और गणतंत्र क्या है, दोनों हैं। और आपका जो ऑप्शन सही होगा वो कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम सही जवाब होगा कि भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। आगे 11वां प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है। निम्न में से कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है। ऑप्शन नंबर ए संसदात्मक सरकार, ऑप्शन नंबर बी अध्यक्षात्मक सरकार, ऑप्शन नंबर बी है अध्यक्षात्मक सरकार, ऑप्शन नंबर सी है स्वतंत्र न्यायपालिका, और ऑप्शन नंबर डी है संघात्मक सरकार। ये अच्छा प्रश्न है आप लोगों के लिए। ऐसे ही प्रश्न यूपी पुलिस में बनने की पूरी संभावना रहेगी, क्योंकि अगर पेपर को थोड़ा सा भी टफ करना चाहेगा तो ऐसे प्रश्न को पेपर सेटर जरूर डालेगा। ठीक है, पहला, भारत में संसदीय शासन व्यवस्था है, यह सही बात है, और हमने इसको अडॉप्ट कहां से किया है, ब्रिटेन से लिया है। क्लियर। दूसरा, इंडिया में स्वतंत्र न्यायपालिका है, यह सही बात है, और स्वतंत्र न्यायपालिका को हमने कहां से अडॉप्ट किया है, ब्रिटेन से अडॉप्ट किया है। भारत में संघात्मक शासन व्यवस्था है, बिल्कुल सही बात है, और यह सिस्टम हमने कहां से लिया है, कनाडा से। कहां से लिया है, कनाडा से। ठीक है, लेकिन इंडिया में, भारत में अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था नहीं है, और अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था कहां पे है, यूएसए में है, अमेरिका में। लेकिन इंडिया ने इसे अडॉप्ट न करके इंडिया ने पार्लियामेंट्री सिस्टम को अडॉप्ट किया है, संसदीय शासन व्यवस्था को अडॉप्ट किया है, और कहां से अडॉप्ट किया है, ब्रिटेन से। तो इसका जो हमारा ऑप्शन सही होगा वो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम सही जवाब होगा कि अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था जो है यह भारत में नहीं है। क्लियर। आगे, निम्नलिखित में से कौन भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है, यानी कौन बताता है कि भारत एक सेक्युलर स्टेट है, इंडिया, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। ऑप्शन नंबर ए मौलिक अधिकार, ऑप्शन नंबर बी संविधान की प्रस्तावना, ऑप्शन नंबर सी नवी अनुसूची, और ऑप्शन नंबर डी है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ऑप्शन नंबर डी क्या है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो आप लोग ये बात याद रखें विशेष तौर पे कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। ये किस में बताया गया है, संविधान की प्रस्तावना में। किस में बताया गया है, संविधान की प्रस्तावना में। तो कब बताया गया, कैसे, ये भी आप लोग समझ लें। 42वां संविधान संशोधन किया गया था 1976, 1976 में 42वां संविधान संशोधन किया गया था, और इसके द्वारा संविधान की प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए, समाजवादी, दूसरा पंथ निरपेक्ष, और तीसरा इंटीग्रिटी
अखंडता। ठीक है, जब ये तीन शब्द प्रस्तावना में जोड़े गए और ऑप्शंस हमारे पास है ऑप्शन नंबर बी कि निम्नलिखित में से कौन भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है, तो ऑप्शन नंबर बी में प्रस्तावना दे रखा है, तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर बी एकदम इसका क्या होगा? सही जवाब होगा। आगे आपके सामने 13वां प्रश्न आ चुका है कि भारत ने समवर्ती सूची की संकल्पना उद्धृत की है, यानी हमारे संविधान में जो सूचियां हैं वो कितनी हैं? 3, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो भारत ने समवर्ती सूची को कहां से लिया है? ऑप्शन नंबर ए है यूएसए के संविधान से, ऑप्शन नंबर बी है स्विट्जरलैंड के संविधान से, ऑप्शन नंबर सी है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से और ऑप्शन नंबर डी है यूएसएसआर के संविधान से। ठीक है, तो बात करते हैं इस पे। देखिए, हमारे संविधान की 7वीं अनुसूची है। कौन सी अनुसूची? 7वीं अनुसूची। 7वीं अनुसूची में क्या दे रखी है? सूचियां, जिसमें है संघ सूची और दूसरी जिसमें है ये यूनियन लिस्ट होगी, ये स्टेट लिस्ट होगी यानी राज्य सूची, और तीसरी है समवर्ती सूची। ये किस में दे रखी हैं? ये 7th शेड्यूल में 7वीं अनुसूची में दे रखी हैं। पूछा क्या जा रहा है हमसे कि जो हमारी समवर्ती सूची है यह कहां से ली गई है? तो आप लोग याद रखें, जो हमारी समवर्ती सूची का जो प्रावधान है वो कहां से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से। कहां से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन सही होगा वो कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम सही जवाब होगा। आगे, न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था। न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था ऑप्शन नंबर ए केवल भारत में है, बी केवल यूएसए में है, सी भारत और यूएसए में है, डी केवल यूके में है, यूनाइटेड किंगडम में है। ठीक है, तो एक चीज याद रखें, न्यायिक पुनरावलोकन जुडिशियल रिव्यू, ये जो व्यवस्था ये भारत में है। कहां पे है? भारत में है, लेकिन भारतीय संविधान में इस व्यवस्था को जो लिया गया है वो कहां से लिया गया है? यूएसए से। कहां से लिया गया है? यूएसए से। लेकिन भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन की जो शक्ति देता है संविधान को, वो कौन सा आर्टिकल देता है? तो आर्टिकल 13 देता है, अनुच्छेद 13। ठीक है, कौन सा अनुच्छेद देता है? अनुच्छेद 13, न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति। तो हमारा इसमें जो ऑप्शन सही होगा वो कौन सा होगा? सी ऑप्शन सही होगा, क्योंकि भारत ने जब यूएसए से लिया है न्यायिक पुनरावलोकन, तो दूसरा भारत और यूएसए दोनों में न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था है। मेरे हिसाब से यहां तक आपके समझ में आ रहा होगा। ठीक है, आगे आगे देखिए, भारतीय संविधान कैसा है? यह पूछा गया है, भारतीय संविधान कैसा है? ऑप्शन नंबर ए कठोर, ऑप्शन नंबर बी लचीला, ऑप्शन नंबर सी ना ही कठोर ना ही लचीला, ऑप्शन नंबर डी है अंशतः कठोर और अंशतः लचीला। ठीक है, आप लोग इसे ऐसे समझिए कि संविधान में संशोधन करने के आधार पर संविधान को यह बताया जाता है कि वह संविधान कैसा है, वह फ्लेक्सिबल है या रिज्ड कॉन्स्टिट्यूशन है, यानी वह लचीला है या कठोर संविधान है। तो भारतीय जिस संविधान में संशोधन साधारण बहुमत से होते हैं, सिंपल मेजॉरिटी से, उसे क्या बोला जाता है? लचीला संविधान। ठीक है, और जिस संविधान में संशोधन विशेष बहुमत से होते हैं उसे क्या बोला जाता है? कठोर संविधान, यानी रिज्ड कॉन्स्टिट्यूशन। और भारतीय संविधान में जो संशोधन होते हैं वह साधारण बहुमत से भी होते हैं और किससे होते हैं? विशेष बहुमत से भी। ठीक है, तो इसीलिए भारतीय जो संविधान है वह कैसा है? अंशतः कठोर और अंशतः क्या है? लचीला। क्लियर? आगे,
भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को मिलाने का अधिकार किसको है? भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को मिलाने का अधिकार किसको है? अभी एक प्रश्न था, हमने पीछे उसे डिस्कस किया था, और वो था कि नए राज्य के निर्माण का अधिकार किसको, और उसका हमारा ऑप्शन सही था आर्टिकल 3, उसमें हमारा जवाब सही था कि नए राज्य का निर्माण करने की शक्ति संसद के पास है, और वो किस आर्टिकल में है? वो आर्टिकल नंबर 3 में। ठीक है, यही प्रश्न फिर से रिपीट हुआ है कि भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को निम्नलिखित भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को मिलाने का अधिकार किसको है? ऑप्शन नंबर ए भारत के राष्ट्रपति को, ऑप्शन नंबर बी प्रधानमंत्री को, ऑप्शन नंबर सी संसद को, और ऑप्शन नंबर डी है सर्वोच्च न्यायालय को। तो हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं, हम समय इस पे खराब नहीं करना चाहेंगे। तो नए राज्य को मिलाने का अधिकार किसको है? पार्लियामेंट को, संसद को। ठीक है, आगे आपके सामने प्रश्न है, भारतीय संविधान निम्नलिखित में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? यानी जो भारत की नागरिकता है वो कैसी नागरिकता है? तो ये समझ लीजिए आप लोग, भारत की नागरिकता की अगर बात की जाए तो भारत की जो नागरिकता है वह इकहरी नागरिकता है, या इसे बोल सकते हो कि भारत की नागरिकता कैसी है? एकल नागरिकता है, सिंगल सिटीजनशिप। और भारत ने जो नागरिकता का प्रावधान लिया है वह कहां से लिया है? ब्रिटेन से। कहां से लिया है? ब्रिटेन से। तो क्या पूछा गया इसमें कि भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? ऑप्शन नंबर ए दोहरी नागरिकता, दोहरी नागरिकता भारत में नहीं है। ऑप्शन नंबर बी क्या है? एकल नागरिकता, इसका एकदम सही जवाब है। ऑप्शन नंबर सी क्या है? ये तो दोनों गलती हो जाएंगे। ठीक है, क्यों? एक चीज और याद रख लें, दोहरी जो नागरिकता है दोस्तों वो कहां पे है? यूएसए में। कहां पे है? यूएसए में। डुअल सिटीजनशिप है, दोहरी नागरिकता यूएसए में है। आगे, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में इसके सभी नागरिकों को कौन सा न्याय प्रदान करने की व्यवस्था की गई है? यह अच्छा प्रश्न है आप लोगों के लिए। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सभी नागरिकों को कौन सा न्याय प्रदान करने की व्यवस्था की गई है? ऑप्शन नंबर ए सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक। ऑप्शन नंबर बी है सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक। ऑप्शन नंबर सी है सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक। ऑप्शन नंबर डी है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। आपका जो सही जवाब होगा वो कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी। कैसे? एक चीज याद रखें, एक तो भारत का संविधान का प्रस्तावना, दूसरा भारतीय संविधान में भाग 4 में जो दिए गए हैं वह दिए गए हैं राज्य के नीति निदेशक तत्व। राज्य के नीति निदेशक तत्व और प्रस्तावना, यहां दोनों जगह ही जो न्याय प्रदान किया गया है वह कौन सा किया गया है? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय प्रदान किया गया है। कैसा न्याय प्रदान किया गया है? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय प्रदान किया गया है। ठीक है, तो हमारा जो ऑप्शन नंबर सही होगा वो कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी सही होगा। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय प्रदान करने की जो सिफारिश की जाती है वह प्रस्तावना में की गई है। और किस में की गई है? राज्य के नीति निदेशक तत्वों में। और राज्य के जो नीति निदेशक तत्व हैं ये किस में दिए गए हैं? तो ये पार्ट 4 में दिए गए हैं, भारतीय संविधान के भाग 4 में दिए गए हैं। और इनके जो अनुच्छेद हैं वो अनुच्छेद कौन कौन से हैं, यानी कहाँ से कहाँ तक है ये भाग 4? तो आर्टिकल 36 टू आर्टिकल 51, अनुच्छेद 36 से लेके अनुच्छेद 51 तक है। कहाँ तक? अनुच्छेद 51 तक। आगे 19वां प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है? यानी हमारे संविधान में पार्ट 3 में भाग 3 में फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं, मूल अधिकार दिए गए हैं, उनको लागू करने की शक्ति किसको दी गई है? ऑप्शन नंबर ए भारत के सभी न्यायालयों को, ऑप्शन नंबर बी संसद को, ऑप्शन नंबर सी राष्ट्रपति को, और ऑप्शन नंबर डी सर्वोच्च एवं उच्च न्यायालयों को। ठीक है, तो यह पूछा गया है मूल अधिकार। पार्ट 3 में दिए गए हैं भाग 3 में,
इनके जो अनुच्छेद हैं वो 12 से लेके 35 तक। मूल अधिकारों की संख्या मूल संविधान में कितने मूल अधिकार थे? 7। वर्तमान में मूल अधिकार कितने हैं? वर्तमान में मूल अधिकारों की संख्या कितनी है? 6। कैसे है 6? क्योंकि एक संविधान संशोधन किया गया था, 44वां संविधान संशोधन 1978 में, और 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा मूल अधिकार की श्रेणी से संपत्ति के अधिकार को क्या किया गया? हटा दिया गया। यानी संपत्ति का जो मूल अधिकार था उसे मूल अधिकार की श्रेणी से हटा दिया गया। इसलिए इस समय हमारे मूल अधिकारों की संख्या कितनी है? 6। अब यह पूछा जाता है कि मूल अधिकारों को लागू करने की शक्ति किसको दी गई है? तो एक बात याद रखें कि मूल अधिकारों को लागू करने की शक्ति जो दी गई है, इसके लिए ऑप्शंस हैं भारत के सभी न्यायालयों को, संसद को, राष्ट्रपति को, कि सर्वोच्च एवं उच्च न्यायालयों को। तो आप लोग याद रखें कि अगर हमारे मूल अधिकारों में से 6 मूल अधिकारों में से किसी भी एक मूल अधिकार का उल्लंघन होता है तो उसके बचाव में हम सीधे जा सकते हैं उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट में। दूसरा, आर्टिकल 226 226 में हम सीधे कहां जा सकते हैं? हाई कोर्ट यानी उच्च न्यायालय। तो इनको जो लागू करने की शक्ति दी गई है वो किसको दी गई है? 32 में सुप्रीम कोर्ट को, और 226 में किसे दी गई है? हाई कोर्ट को। इसके हिसाब से हमारा जो ऑप्शन सही होगा वो कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी इसका एकदम सही जवाब होगा। कौन सा सही जवाब होगा? ऑप्शन नंबर डी इसका एकदम सही जवाब होगा। तो यहां तक आप लोगों के समझ में आ रहा होगा, ठीक है? ये जो मैंने आपको थोड़ा मूल अधिकारों के बारे में ये बता दिया है। आगे, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को अपनी मनपसंद शिक्षण संस्थाओं को स्थापित करने एवं संचालित करने के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 19, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 26, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 29, और ऑप्शन नंबर डी है अनुच्छेद 30। ठीक है, क्या पूछा गया है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को अपनी मनपसंद शिक्षण संस्थाओं को स्थापित एवं संचालित करने का अधिकार देता है? ठीक है, हमारा एक मूल अधिकार है जो है शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार, राइट टू एजुकेशन एवं राइट टू एजुकेशन एंड कल्चर। ये जो है वो आर्टिकल 29 to 30 अनुच्छेद 29 से लेकर 30 तक है। अब इसी में एक आर्टिकल है राइट टू एजुकेशन एवं कल्चर में, शिक्षा एवं संस्कृति के अधिकार में, अनुच्छेद 30। अनुच्छेद 30 में क्या कहा गया है कि जो व्यक्ति धर्म एवं भाषा के आधार पर अल्पसंख्यक हैं, किसके आधार पे? धर्म एवं भाषा के आधार पर अल्पसंख्यक हैं, वह अपने मनपसंद शिक्षण संस्थान खोल सकते हैं और उन्हें चलाने का अधिकार भी रखते हैं। तो ऐसे हमारा जो ऑप्शन सही होगा वो ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर इसका डी एकदम सही जवाब होगा। ठीक है, आगे आगे देखिए 21, 21 निम्नलिखित में से कौन सा एक मूल अधिकार नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक मूल अधिकार नहीं है? ऑप्शन नंबर ए समानता का अधिकार, ऑप्शन नंबर बी स्वतंत्रता का अधिकार, ऑप्शन नंबर सी संपत्ति का अधिकार, और ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। हमने फंडामेंटल राइट्स को आपको बताया था भी, कितने थे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में, मूल संविधान में? 7 थे। 44वां संविधान संशोधन किया गया, 44वां संविधान संशोधन किया गया, और 44वें संविधान संशोधन के द्वारा कौन सा मूल अधिकार हटाया गया? तो कौन सा हटाया गया? संपत्ति का मूल अधिकार। कौन सा हटाया गया? संपत्ति का मूल अधिकार। और यहां पे क्या पूछा गया आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सा एक मूल अधिकार नहीं है? तो कौन सा एक मूल अधिकार नहीं है? संपत्ति का जो अधिकार है वह एक मूल अधिकार
नहीं है, वह एक कैसा अधिकार है? कानूनी अधिकार है। ठीक है, आगे। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता को आश्वासित करता है? यह पूछा गया कि जो मीडिया है, जो प्रेस है, उसको जो बोलने की आजादी है वो किस आर्टिकल में दी गई है? ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 16, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 22, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 19 और ऑप्शन नंबर डी है अनुच्छेद 31। तो देखिए, हमारा अनुच्छेद है अनुच्छेद 19। 19 में क्या दिया गया है? वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, यानी बोलने की और अपने विचारों को प्रस्तुत करने की जो आजादी है वो किसमें दी गई है? आर्टिकल 19 में, अनुच्छेद 19 में। मीडिया का काम क्या रहता है? विचारों को ही तो रखना है, विचारों को दूसरों के सामने ही तो प्रस्तुत करना है। ठीक है, तो मीडिया को, प्रेस को जो स्वतंत्रता दी जाएगी वो भी किस अनुच्छेद में दी जाएगी? 19 में। किस में दी जाएगी? 19 में ही दी गई है। इसीलिए जो ऑप्शन सही होगा वो कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा, यानी अनुच्छेद 19। ठीक है, आगे। किस वाद ने संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन करने का अधिकार दिया? किस वाद ने संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन करने का अधिकार दिया? ऑप्शन नंबर ए केशवानंद भारतीवाद, ऑप्शन नंबर बी है राजनारायण बनाम इंदिरा गांधीवाद, ऑप्शन नंबर सी है गोलकनाथवाद, ऑप्शन नंबर डी है सज्जन सिंहवाद। ठीक है, ये आपको केस दिए गए हैं, केशवानंद भारती केस, राजनारायण वर्सेस इंदिरा गांधी केस, और सी है गोलकनाथ केस, और डी है सज्जन सिंह केस। तो जो मूल अधिकारों में संशोधन करने की संसद को जो अधिकार दिया गया वो कौन से केस में दिया गया? केशवानंद भारती केस में। और केशवानंद भारती केस जो हुआ था वो 1973 में हुआ था, 1973 में। ठीक है, और केशवानंद भारती केस में अब तक की सबसे बड़ी संवैधानिक पीठ बनाई गई, एक बेंच बनाई गई थी। इसमें जो जजों की संख्या थी वो कितनी संख्या थी? 13 जजों के द्वारा इस फैसले को सुनाया गया था। यानी कितने जज थे इसमें? 13 जज थे। ठीक है, आगे। 24वां प्रश्न आपके सामने है। 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को शिक्षा का अधिकार है। ऑप्शन नंबर ए राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित है, ऑप्शन नंबर बी मूल अधिकारों में है, ऑप्शन नंबर सी सांविधिक अधिकार है, और ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से कोई नहीं। यानी जिन बच्चों की आयु 6 से और 14 वर्ष है उनका सिर्फ एक ही अधिकार होगा और वो शिक्षा का अधिकार होगा। ठीक है, किसका अधिकार होगा? शिक्षा का। और ये किस में दिया गया है? आर्टिकल नंबर 21A। ये बात किस में कही गई है? अनुच्छेद नंबर 21 में, 21A में क्या जोड़ा गया? और ये भी याद रख लें, ये मूल संविधान में नहीं था, इसके लिए एक संशोधन किया गया। कौन सा? 86वां संविधान संशोधन 2002। कब किया गया? 86वां संविधान संशोधन 2002, जिसके द्वारा जोड़ा गया अनुच्छेद 21 और 21 से क्या कहता है कि जिन बच्चों की आयु 6 से 14 वर्ष है उनका सिर्फ एक ही अधिकार होगा। वो कौन सा अधिकार होगा? शिक्षा का अधिकार। तो ये है क्या इस समय? एक मूल अधिकार है। क्या है? एक फंडामेंटल राइट है। ठीक है, आगे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने निम्नलिखित में से, निम्न मौलिक अधिकारों में से किसे संविधान की हृदय एवं आत्मा कहा है? ऑप्शन नंबर ए समानता का अधिकार, ऑप्शन नंबर बी स्वतंत्रता का अधिकार, ऑप्शन नंबर सी धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, और ऑप्शन नंबर डी संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अभी हमने पीछे डिस्कस किया था आर्टिकल 32 को, अनुच्छेद 32 को। अनुच्छेद 32 में हमने क्या डिस्कस किया था कि अगर किसी भी मूल अधिकार का उल्लंघन होता है तो व्यक्ति अनुच्छेद 32 के तहत सीधे उच्चतम न्यायालय जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट में जाने के लिए अनुच्छेद 32 है, लेकिन इसमें क्या दे रखा है कि संवैधानिक
उपचारों का अधिकार। और इसी आर्टिकल 32 को, अनुच्छेद 32 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने क्या कहा था? संविधान की आत्मा। क्या कहा था? संविधान की आत्मा। तो हमारा जो ऑप्शन सही होगा वो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर डी इसका एकदम सही जवाब होगा। आगे, भारतीय संविधान निम्न में से कौन सा अधिकार प्रदान नहीं करता है? ऑप्शन नंबर ए समान आवास का अधिकार, ऑप्शन नंबर बी समानता का अधिकार, ऑप्शन नंबर सी धर्म पालने का अधिकार और ऑप्शन नंबर डी स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, तो ये जो तीनों अधिकार हैं वो भारतीय संविधान में दिए गए हैं। समानता का अधिकार पहला मूल अधिकार है, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार दूसरा मूल अधिकार है जो कि आ जाता है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। मैं यहां पे आपको बता देता हूं। पहला समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 18 तक। दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से लेके 22 तक। और तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से लेके 24 तक। चौथा मूल अधिकार है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से लेके अनुच्छेद 28 तक है। ये आपका पांचवा है शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार 29 से लेके 30 तक। ठीक है, छठा जो है वो अभी हमने डिस्कस किया था, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। और ये आर्टिकल है सिंगल आर्टिकल, आर्टिकल नंबर 32। ठीक है, हमारा पूछा क्या गया है इसमें कि भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार प्रदान नहीं करता है? तो देखिए, समानता का अधिकार है, पहला हो गया। दूसरा क्या है? धर्म पालने का अधिकार यानी धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, और ये चौथे मूल अधिकार में दिया गया है। और लास्ट क्या है? स्वतंत्रता का अधिकार। और स्वतंत्रता का जो अधिकार है वो हमारा कौन सा मूल अधिकार है? दूसरा। तो हमारा जो ऑप्शन कौन सा है इसमें? ए हमारा क्या है? इसका सही जवाब होगा कि यानी समान आवास का अधिकार एक अधिकार नहीं है। ठीक है, आगे, धर्म आदि के आधार पर विभेद प्रतिषेध भारत के संविधान का अनुच्छेद 15 एक मूल अधिकार है जिसके अधीन वर्गीकृत किया गया है, जिसे इसके अधीन वर्गीकृत किया गया है। यानी यह पूछा गया है कि धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है, यह एक मूल अधिकार है। और इसे किस में वर्गीकृत किया गया है? इसे किस में डिफाइन किया गया है? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है इसका धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार में परिभाषित किया गया है। ऑप्शन नंबर बी है इसका शोषण के विरुद्ध अधिकार में परिभाषित किया गया है। ऑप्शन नंबर सी है सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार में वर्गीकृत किया गया है। और ऑप्शन नंबर डी है समता के अधिकार में इसको वर्गीकृत किया गया है या बताया गया है। ठीक है, तो दोस्तों याद रखिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा, क्योंकि धार्मिक स्वतंत्रता की जो आजादी है वो किस में है? वो किस में दी गई है? ये आप लोग देख सकते हैं, ये है धार्मिक स्वतंत्रता की आजादी 25 से लेके 28 तक। किस में दी गई है? आर्टिकल 25 to 28 धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में। दूसरा ये पूछा गया धर्म आदि के आधार पर विभेद का प्रतिषेध, यानी धर्म के आधार पर भेदभाव पर रोक।
भारत के संविधान के अनुच्छेद 15 में है, एक मूल अधिकार है जिससे इसके अधीन वर्गीकृत किया गया है। तो इसे किसके अधीन वर्गीकृत किया गया है? धर्म की स्वतंत्रता के अधीन। सॉरी, ये प्रश्न है अनुच्छेद 15 पूछ रहा है, ठीक है, इसको थोड़ा समझिए। इसको समझने में ये देखिए, धर्म आदि के आधार पर विभेद प्रतिषेध, भारत के संविधान का अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 15 क्या कहता है कि धर्म, जाति, जन्मस्थान, लिंग के आधार पर लोगों में भेदभाव नहीं किया जा सकता, ठीक है। और इसमें यही पूछा गया है कि धर्म के आधार पर विभेद, हम इसको थोड़ा पहले गलत पढ़ गए थे, धर्म के आधार पर विभेद का प्रतिषेध यानी धर्म के आधार पर भेदभाव की रोक, भारत के संविधान का अनुच्छेद 15 एक मूल अधिकार है जिसे इसके अधीन वर्गीकृत किया गया है। ऑप्शन नंबर ए धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, ऑप्शन नंबर बी शोषण के विरुद्ध अधिकार, ऑप्शन नंबर सी सांस्कृतिक एवं शैक्षिक अधिकार, और ऑप्शन नंबर डी है समता का अधिकार, ठीक है। अब वहां पे देखिए आप लोग, वहां से आपको अब समझने में थोड़ा मदद मिलेगी। पहला क्या है? हमारा समानता का अधिकार। और दोस्तों समानता का जो अधिकार है वो कहां से कहां तक? अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 18 तक। कहां तक है? अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 18 तक। और इसमें क्या पूछा गया है कि भारत के संविधान का अनुच्छेद 15, तो भारत के संविधान का जो अनुच्छेद 15 है वो किस में आता है? समता के अधिकार में। तो हमारा जो ऑप्शन सही होगा वो कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी इसका एकदम सही जवाब होगा, ठीक है। थोड़ा ध्यान से पढ़िए इसे, क्योंकि गलती मुझसे भी हो गई है, सबसे हो जाती है, हम सभी क्या है? इंसान है, कोई मशीन नहीं है। उसके आधार पर इसका जो सही जवाब होगा वो कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। आगे, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 में प्रयुक्त हिंदू शब्द किसे सम्मिलित नहीं करता है? यह अच्छा प्रश्न है आपके लिए, एक नया प्रश्न मिलेगा आपको कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 में हिंदू शब्द को परिभाषित किया गया है और यह पूछा गया कि हिंदू शब्द के अंतर्गत कौन कौन आता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए बौद्ध, ऑप्शन नंबर बी जैन, ऑप्शन नंबर सी पारसी और ऑप्शन नंबर डी है सिख। तो हिंदू शब्द के अंतर्गत कौन आता है, कौन नहीं आता, ये आप लोग समझ लें। हिंदू शब्द के अंतर्गत जो आते हैं, बौद्ध भी आते हैं, जैन भी आते हैं और सिख भी आते हैं। अनुच्छेद 25 में हिंदू शब्द को परिभाषित किया गया है और उसमें यह कहा गया है कि अगर हिंदू की बात की जाए तो हिंदुओं में जैन, बौद्ध और सिख भी आएंगे, लेकिन उसमें हिंदुओं में पारसियों को नहीं रखा गया है। पारसी जो हैं वह हिंदू शब्द के अंतर्गत नहीं आते हैं, इसीलिए हमारा जो ऑप्शन सही होगा वो कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी एकदम इसका सही जवाब होगा, ठीक है। आगे, फोर्थ स्टेट या चतुर्थ स्तंभ क्या है? ये अच्छा प्रश्न है और ये पेपर में आपको देखने को मिलेगा बार बार। अभी लास्ट ईयर यूपी बीएड में पूछा गया था, यूपी बीएड एंट्रेंस में ये पूछा गया था कि चतुर्थ स्तंभ क्या है या चतुर्थ स्तंभ किसे माना गया है, ठीक है। देखिए, ऑप्शन नंबर ए क्रिकेट टीम का 12वां खिलाड़ी, बी सड़क, रेल और हवाई जहाज के अतिरिक्त यातायात का साधन, सी कृषि क्षेत्र की बड़ी सहकारिता संस्था और डी है प्रेस। प्रेस यानी मीडिया। तो समझिए आप लोग, भारत सरकार के जो स्तंभ हैं वो कितने हैं? वैसे तो 3 स्तंभ हैं। पहला विधायिका, सरकार के कितने स्तंभ हैं? 3। दूसरा कार्यपालिका और तीसरा स्तंभ है जुडिशरी न्यायपालिका। और दोस्तों जो चौथा स्तंभ माना जाता है वो किसे माना जाता है? प्रेस को। भारतीय संविधान में प्रेस को जो संज्ञा दी गई है वो किसकी दी गई है? चतुर्थ स्तंभ की। किसकी संज्ञा दी गई है? चतुर्थ स्तंभ की। तो हमारा जो ऑप्शन सही होगा वो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर डी एकदम इसका सही जवाब होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, यानी 30वां प्रश्न। मौलिक अधिकार, ऑप्शन नंबर ए कभी भी निलंबित नहीं किए जा सकते हैं, ऑप्शन नंबर बी प्रधानमंत्री के निर्देशों से निलंबित हो सकते हैं,
ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रपति की इच्छा पर निलंबित हो सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी है, आपातकालीन स्थितियों में निलंबित किए जा सकते हैं। अच्छा प्रश्न है, यह पूछा गया है कि मौलिक अधिकारों का निलंबन कब हो सकता है। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन सही होगा वो कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी इसका एकदम सही जवाब होगा कि आपातकालीन स्थिति को अगर छोड़ दिया जाए तो कभी भी मौलिक अधिकारों का निलंबन नहीं किया जाएगा। आपातकालीन स्थिति में मौलिक अधिकारों का निलंबन किया जा सकता है। क्लियर? आगे, बंदी बनाए गए व्यक्ति के मौलिक अधिकारों की रक्षा किस अनुच्छेद में प्रदत्त है? यानी अगर किसी व्यक्ति को बंदी बनाया जाता है तो उसके मौलिक अधिकारों की रक्षा किस अनुच्छेद में दी गई है? ऑप्शन नंबर ए है अनुच्छेद 25, ऑप्शन नंबर बी है अनुच्छेद 21 और ऑप्शन नंबर सी है अनुच्छेद 17 और ऑप्शन नंबर डी है अनुच्छेद 22। ठीक है, तो पहला याद रखें ऑप्शन नंबर 15, ऑप्शन नंबर ए में अनुच्छेद 15 दिया गया है। 15 में क्या दिया गया है कि धर्म, जाति, जन्मस्थान, लिंग और मूल वंश के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हुआ? गलत हुआ। सेकंड ऑप्शन, आर्टिकल 21 अनुच्छेद 21 में क्या दे रखा है? राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, काम खत्म, ये भी गलत हुआ। ऑप्शन नंबर सी यानी अनुच्छेद 17 में क्या दे रखा है? अवॉयलेशन ऑफ अनटचेबिलिटी, अस्पृश्यता का अंत, इसका भी काम खत्म हुआ। बचा कौन सा हमारा? ऑप्शन नंबर डी। डी हमारा क्या है? एकदम सही जवाब है इसका कि बंदी बनाए गए व्यक्ति के मौलिक अधिकारों की रक्षा किस अनुच्छेद में प्रदत्त है? तो वो किस में है? आर्टिकल नंबर 22। ठीक है दोस्तों, आगे नेक्स्ट, प्रत्यक्ष बंदीकरण अधिनियम के अंतर्गत एक व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाया जा सकता है। यानी एक व्यक्ति को नजरबंद किया जा सकता है, निरुद्ध किया जा सकता है, और वो कितने दिन के लिए किया जा सकता है ये इसमें पूछा गया है। और मैंने फंडामेंटल राइट्स की जब क्लास ली थी, लास्ट क्लास जब उसमें हुई थी, लास्ट की क्या आर्टिकल 22 को बताया था, तो उसमें भी आपको बताया था कि एक व्यक्ति को अधिकतम कितने दिन के लिए बंदी बनाया जा सकता है। तो वो कितने दिन के लिए बंदी बनाया जा सकता है? 3 महीने के लिए। 3 महीने से ज्यादा अगर बंदी बना के रखना है तो फिर क्या करना होगा? उसके लिए फिर उच्चतम न्यायालय का एक पैनल बनाया जाएगा, वो उसको क्या करेगा? देखेगा कि बंदी जो बनाया गया है वो सही है या गलत है, और आगे जरूरत है तो फिर वह उसको आगे बढ़ाने की और अनुमति दे देता है। ठीक है, तो इसका जो हमारा ऑप्शन सही है वो कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी एकदम इसका सही जवाब है। आगे 33, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए उच्च न्यायालय निम्नलिखित में से किस रिट को जारी कर सकता है? व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए उच्च न्यायालय निम्नलिखित में से किस रिट को जारी कर सकता है? अभी आपने पीछे वाला जो पढ़ा है ना, ये 32 और 33 दोनों समान प्रश्न हैं। थोड़ा समझेंगे तो आपको जवाब मिलेगा। ये क्या पूछा गया है? प्रत्यक्ष बंदीकरण के अंतर्गत एक व्यक्ति पर मुकदमा चलाए गए व्यक्ति को बंदी बनाया जा सकता है 3 महीने के लिए। ठीक है, बंदी बनाए गए व्यक्ति को मौलिक अधिकारों की रक्षा की आजादी। किसी भी व्यक्ति को जब अवैध रूप से निरुद्ध किया जाता है, नजरबंद किया जाता है, तो वह उसके एक फंडामेंटल राइट आर्टिकल 22 अनुच्छेद 22 का वो क्या है? उल्लंघन है। और अपने मूल अधिकार के बचाव में वह व्यक्ति कहां जा सकता है? सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकता है। और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जाएगा तो वह जिसने बंदी बनाया है, जिसने निरुद्ध किया है, जिसने डिटेंड किया है, सुप्रीम कोर्ट वहां से एक रिट इश्यू करेगा, बंदी प्रत्यक्षीकरण, और उससे यह पूछेगा कि आपने इस व्यक्ति को बंदी बनाया है, क्या उसका आपके पास सही कारण है कि आपने जिसे बंदी बनाया है वो क्यों बनाया है? ये सारी बातें सुप्रीम कोर्ट कौन सी रिट जारी करके पूछता है? बंदी प्रत्यक्षीकरण। तो क्या है कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए उच्च न्यायालय निम्नलिखित में से कौन सी रिट जारी करता है? तो कौन सी रिट जारी करता है? बंदी प्रत्यक्षीकरण। और फंडामेंटल राइट्स की लास्ट क्लास है, अगर आपको इन रिटों को समझना है, 5 रिट उसमें मैंने आपको बताई हैं आर्टिकल 32 में जो दी गई हैं, और अगर 5 रिटों को आपको समझना है तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं और उन रिट्स को आप आसानी से समझ सकते हैं। ठीक है, आगे 34, कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश भारत के संविधान में है। यानी वेलफेयर स्टेट पूछा गया है
कि वेलफेयर स्टेट, कल्याणकारी राज्य जो बताया गया वो किसमें बताया गया है, तो आप याद रखें वेलफेयर स्टेट्स के लिए जो प्रोविजन है, जो प्रावधान है, वो किसमें किया गया है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में किया गया है। किसमें किया गया है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में किया गया है। आगे, समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया है, यानी महिला हो या पुरुष दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाएगा। ये किस में बताया गया है, तो यह भी बताया गया है ऑप्शन नंबर बी में, यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में समान कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान किया गया है। ना ही फंडामेंटल राइट में है, ना ही फंडामेंटल ड्यूटी में है, और ना ही ये एक इकोनॉमिक राइट है, ना ही यह एक आर्थिक अधिकार है, लेकिन ये डीपीएसपी में क्या किया गया है कि समान कार्य के लिए समान वेतन मिलेगा, चाहे वह महिला हो चाहे पुरुष हो। ठीक है, आगे, भारत में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायती प्रणाली की व्यवस्था की गई है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए मौलिक अधिकार, ऑप्शन नंबर बी मौलिक कर्तव्य, ऑप्शन नंबर सी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, और ऑप्शन नंबर डी है चुनाव आयोग। ठीक है, तो याद रखें डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में एक आर्टिकल है, आर्टिकल नंबर 40, अनुच्छेद नंबर 40, और अनुच्छेद नंबर 40 में क्या किया गया है, क्या कहा गया है, तो इसमें कहा गया है ग्राम पंचायतों का गठन। ठीक है, क्योंकि मैंने पीछे भी आपको बताया है कि राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व हैं वह पार्ट 4 में दिए गए हैं, भाग 4 में दिए गए हैं, अनुच्छेद 36 से लेकर कहां तक दिए गए हैं, 51 तक। तो इसका जो ऑप्शन सही होगा वो कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम सही जवाब होगा। आगे, संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक के अंतर्गत संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होंगी। ठीक है, यह अच्छा प्रश्न है, यूपी पुलिस में ऐसे ही प्रश्न ज्यादातर पूछे जाते हैं कि राष्ट्रपति की जो कार्यपालिका शक्ति हैं राष्ट्रपति में निहित होती हैं, सॉरी संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती हैं, ये किस आर्टिकल में बताया गया है। ठीक है, तो आप लोग समझ लें कि ये जो आर्टिकल में बताया गया है वो किस में बताया गया, आर्टिकल नंबर 53 में, क्योंकि 52 में क्या बताया गया कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, 53 में क्या बताया गया कि संघ की समस्त कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होंगी, और 54 में क्या बताया गया है, राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल, इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ प्रेसिडेंट, कि राष्ट्रपति के लिए कौन कौन वोट करेगा। तो इसका जो हमारा ऑप्शन सही है वो कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी सही है, अनुच्छेद नंबर 53। कौन सा है, अनुच्छेद नंबर 53। आगे, 38, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कौन राष्ट्रपति का कार्यभार ग्रहण करेगा। ठीक है, तो ये आप लोग समझे। पहले राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, हमारे राष्ट्रपति पद पर हैं और वो क्या करें, रिजाइन कर दें, त्यागपत्र दे दें, तो फिर राष्ट्रपति के रूप में जो कार्यभार संभालते हैं वो कौन संभालते हैं, उपराष्ट्रपति। और अगर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों नहीं हैं तो फिर राष्ट्रपति के रूप में जो कार्यभार संभालते हैं वो कौन संभालते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, यानी उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, और इसमें से हमारा ऑप्शन जो सही होगा वो कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका एकदम सही जवाब होगा कि सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, यानी राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति जब दोनों अपने पद पर नहीं होते तो फिर राष्ट्रपति के रूप में जो कार्यभार संभालते हैं वह कौन संभालते हैं, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। और ऐसे पहले कौन से मुख्य न्यायाधीश हैं जिन्होंने राष्ट्रपति के रूप में कार्यभार संभाला, तो उनका नाम था मोहम्मद हिदायतुल्लाह। उनका नाम क्या था, मोहम्मद हिदायतुल्लाह। वो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे और उन्होंने राष्ट्रपति के रूप में कार्यभार संभाला था। ठीक है, आगे, राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक नहीं है, राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक नहीं है,
यानी ये पूछा गया कि राष्ट्रपति बनने के लिए कौन कौन सी योग्यता जरूरी है। ऑप्शन नंबर ए, 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए। राष्ट्रपति बनने के लिए जो न्यूनतम एज होनी चाहिए, न्यूनतम आयु होनी चाहिए, वो कितनी होनी चाहिए? 35 ईयर। ये सही है। दूसरा, संसद यानी लोकसभा का सदस्य चुने जाने की योग्यता रखता हो। एकदम सही बात है कि अगर कोई व्यक्ति राष्ट्रपति बनना चाहता है तो वह लोकसभा का मेंबर बनने की एलिजिबिलिटी रखता हो, योग्यता रखता हो। तीसरा, शुड बी सिटीजन ऑफ इंडिया, भारत का नागरिक होना चाहिए। तो ये तीनों योग्यताएं सही है। इसमें पूछा क्या गया है कि कौन सी आवश्यक नहीं है, तो पढ़ाई लिखाई कोई आवश्यक नहीं है कि कोई व्यक्ति पढ़ा लिखा हो तभी राष्ट्रपति बनेगा, ये जरूरी नहीं है। इसका जो हमारा ऑप्शन सही होगा वो कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम सही जवाब होगा। ठीक है। दूसरा, मैं फिर बताना चाहता हूं कि यूपी पुलिस के लिए आपके लिए जुनून बैच हमारे यूट्यूब चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट चल रहा है। आप लोग उससे जुड़िए और अपनी यूपी पुलिस की तैयारी एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट कीजिए। कोई पैसा नहीं है, फ़ोन में रिचार्ज कराइए, आराम से मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए और पढ़ते रहिए। ठीक है, कोई फीस देने की ज़रूरत उसके लिए आपको नहीं है। आगे, राष्ट्रपति 5 वर्ष तक अपने पद पर रहता है। ये अच्छा प्रश्न है कि राष्ट्रपति 5 वर्ष तक अपने पद पर रहेंगे, वो कब से काउंट किए जाएंगे? 5 वर्ष कब से गिने जाएंगे? ऑप्शन नंबर ए, अपने निर्वाचन की तारीख से। ऑप्शन नंबर बी, संसद द्वारा निर्धारित तिथि से। ऑप्शन नंबर सी, अपने पद ग्रहण की तारीख से। और ऑप्शन नंबर डी है निर्वाचन आयोग द्वारा घोषित तिथि से। समझ रहे हैं दोस्तों? कब से निर्धारित किए जाएंगे बताइएगा। राष्ट्रपति के दिन पहला, राष्ट्रपति के 5 वर्ष अपने पद पर निर्धारित रहता है अपने निर्वाचन की। देखिए, राष्ट्रपति के निर्वाचन की तारीख से ये 5 वर्ष काउंट नहीं किए जाएंगे। दूसरा, संसद भी इसे निर्धारित नहीं करती है। चौथा, निर्वाचन आयोग भी इसे निर्धारित नहीं करता है। और जिस दिन से राष्ट्रपति शपथ ग्रहण करते हैं, अपने पद को ग्रहण करते हैं, उसी दिन से 5 वर्ष की गिनती शुरू हो जाती है। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन सही होगा वो कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी सही होगा। आगे, भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार प्राप्त नहीं है कि वह, ऑप्शन नंबर ए, क्षमादान करे। ऑप्शन नंबर बी, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाए। ऑप्शन नंबर सी, आपातकाल की घोषणा करे। और ऑप्शन नंबर डी, अध्यादेश जारी करे। ठीक है, तो देखिए, राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति दी गई है आर्टिकल 72 में। तो ये हमारा ऑप्शन सही हो नहीं सकता है। पूछा क्या गया कि भारत के राष्ट्रपति के पास कौन सा अधिकार नहीं है? बी, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को राष्ट्रपति नहीं हटाते हैं। आर्टिकल है 124(4) 124(4) के द्वारा अगर किसी भी सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को कदाचार का आरोप लगा के अगर हटाना है तो कौन हटा सकती है? पार्लियामेंट, संसद। ठीक है, आगे, आपातकाल की घोषणा कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं। और अध्यादेश जारी कौन करता है? राष्ट्रपति। तो क्या होगा हमारा ऑप्शन? इसका बी सही होगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा? बी। ठीक है, आगे, लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आहूत की जाती है? तो ये याद रखें, लोकसभा की जो संयुक्त बैठक है वो राष्ट्रपति के द्वारा आहूत की जाती है, लेकिन उसकी अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। आगे, अध्यादेश जारी करने का राष्ट्रपति का जो अधिकार है वह कौन सा अधिकार है? एक विधायी अधिकार है। कौन सा अधिकार है? वह एक विधायी अधिकार है। वह ना तो एक प्रशासनिक अधिकार है, ना ही न्यायिक अधिकार है और ना ही वैयक्तिक अधिकार है।